नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ने जो नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत दिया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में पूरी तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में समझने से पहले हम उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। जॉन लॉक का जन्म जो था 1632 ईस्वी में हुआ इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने कम से कम 30 से अधिक किताबें बहुत से विषयों पर लिखी, जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान इत्यादि। ठीक है, और इन्होंने जो राजनीति शास्त्र पर जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं वो हैं एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है साथ में, और इसकी डेट भी लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। और इन्हें याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में लिखने पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, और सहिष्णुता पर पहला पत्र, दूसरा पत्र और तीसरा पत्र सहिष्णुता पर। ठीक है, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। अब हम बात करते हैं लॉक के जो चिंतन था उसको प्रभावित करने वाली वे कौन सी परिस्थितियां थी। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो गौरवपूर्ण क्रांति, जो 1668 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, उससे लोग कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, मैंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो था वो हुकर का सिद्धांत। हुकर का जो दर्शन था उससे लोग अत्यधिक प्रभावित थे। हुकर का दर्शन क्या था? हुकर का दर्शन में हुकर का कहना था कि सरकार सामाजिक हित की प्रतिनिधि है और इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और थर्ड उनकी जो चिंतन को प्रभावित करने वाली जो परिस्थिति थी वह थी होब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लोक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं लोक के अध्ययन पद्धति पर। तो देखिए, लोक की जो पद्धति थी वह अध्ययन पद्धति थी। देखिए, आप अगर राजनीति विज्ञान आप के स्टूडेंट हैं तो आपको इन पद्धतियों के बारे में पता होना चाहिए कि आगमनात्मक पद्धति कौन सी होती है, निगमनात्मक पद्धति कौन सी होती है, ऐतिहासिक पद्धति कौन सी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सब को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अनुभववादी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एम्पेरिकल जो अप्रोच होती है हमारी, तो इसमें देखिए, लोग का मानना था कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमें कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों से प्राप्त होता है, हमें अपने अनुभव से प्राप्त होता है। जो भी हम महसूस करते हैं, ठीक है, जो भी अपने सेंसेस से जो भी हम फील करते हैं, उसके बाद जो हमारी धारणा बनती है, परसेप्शन बनती है, उससे ही ज्ञान का जो है उत्पत्ति होती है। बिना जन्मजात कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, या उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अब हम जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के बारे में जानते हैं। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था का कैसा सिद्धांत गढ़ते हैं, स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक ने मनुष्य के स्वभाव को उदार, परोपकारी, दयालु, सहयोगी, है ना, लालची ना होना, जिस तरीके से हॉब्स ने जो कि व्यक्ति का जो स्वभाव को चित्रित किया था, उसके ठीक विपरीत जॉन लॉक मनुष्य के स्वभाव को चित्रित करते हैं। वो क्या कहते हैं, हॉब्स का क्या कहना था कि जो मनुष्य का स्वभाव है वह लालची, क्रूर, क्रोधी, कपटी इस तरीके का है। लेकिन वहीं जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव समाज प्रिय, दयालु, परोपकारी, सहयोगी इस तरीके का है। उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इसी प्रकार की है, जिसमें सभी मनुष्य युद्ध की अवस्था में नहीं रहते। ठीक है, वह पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तो वह बिल्कुल सहयोग की अवस्था से रहते हैं, ना कि जैसे हॉब्स ने चित्रित किया था कि लोगों का स्वभाव जिस तरीके का, ऐसा छल कपटी वाला, बेईमान, लालची, क्रोधी, इस तरीके का जो हॉब्स ने किया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि उस स्थिति से बाहर आने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और एक लेविएथन बनता है। ठीक है,
जिसमें वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। अगर आपने हॉब्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे जाकर हॉब्स के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर हॉब्स के चिंतन को थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं कि हॉब्स ने क्या कहा है। तो ये उससे ही आगे हैं लॉक। ये हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी द्वारा राज्य स्टेट के बारे में बताते हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, यानी कि राज्य जो है हमारा, जो आज के टाइम में हम राज्य में रह रहे हैं, तो इनका जो है ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। तो ये तीनों बताते हैं कि स्टेट इस तरीके से हुआ है। तो स्टेट का जो ओरिजिन हुआ है उससे पहले की स्थिति में इनमें अंतर है कि हॉब्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी वह बड़ी अराजकता वाली थी, लेकिन जो लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त सहयोग वाली स्थिति थी। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग से रहते थे, क्योंकि जो लोग ने जो मनुष्य का स्वभाव बताया वो बताया है परोपकारी, दयालु, ईमानदार, इस तरीके का बताया है। ठीक है, तो अब इसी के अनुसार लॉक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, 3 अधिकार वो क्या थे हमारे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार लोगों को प्राप्त थे। ठीक है, अब हम बात करते प्राकृतिक अवस्था में असुविधाएं क्या थी। अगर लोग बाग, अब हम ये सवाल उठता है कि मन में कि अगर इस तरीके से जब सब कुछ ठीक था प्राकृतिक अवस्था में, तो हमें एक स्टेट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो लोग इसमें जवाब देते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य का स्वभाव तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो ये कुछ असुविधाएं थी कि वहाँ जो नियम है, कानून है, वो लिखित में नहीं थे, या फिर कुछ नियम कानून नहीं थे कि जिस तरीके से लोग चल पाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से लोग व्यवहार करेंगे समाज में, किस तरीके से लोग रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, कोई ऐसे संस्था या साधन नहीं थे कि जिनके अनुसार उन नियमों का या कानूनों का पालन कर सके लोग। ठीक है, और तीसरा जो था वो था निष्पक्ष सत्ता। ऐसी कोई सत्ता नहीं थी कि जो इन सब चीज़ों को रूल करा सके। तो इन्हीं कुछ छोटी मोटी असुविधाओं के लिए लोगों ने मिलकर सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। ठीक है, सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हो गई। और ये सामाजिक समझौते से, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें चलिए बता देता हूँ कि सामाजिक समझौते से डायरेक्ट राज्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसमें पहले नागरिक समाज, ठीक है, नागरिक समाज की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद नागरिक समाज जो होता है जब मिलकर वो राज्य की उत्पत्ति करता है। इससे पहले सिविल सोसाइटी अस्तित्व में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोक के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। इतना आपने, मैं आई होप कि इतना आपने समझ लिया होगा ठीक तरीके से कि लोग जो है एक सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारक है राजनीति विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो इनसे पहले जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतवादी हुए थे वो कौन थे? हॉब्स थे। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था। और ये उन्होंने जो मनुष्य का स्वभाव बताया जॉन लॉक ने, वो क्या बताया है कि वो बहुत ही अच्छा नेचर बताया, उन्होंने गुड नेचर बताया है। लेकिन जब गुड नेचर है तो फिर स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि स्टेट क्यों चाहिए फिर हमें जब सब कुछ सही ठीक चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हम ये 3 तरीके की असुविधाएं बताई। ना ही तो कोई नियम या कानून था कि जिसके द्वारा लोग सामाजिक जो हमारा स्फेयर होता है उसके अंदर वो व्यवहार कर सकें। ठीक है, और तीसरा, संसाधन या संस्था नहीं थी ऐसी कि जो कि कुछ इस तरीके के नियमों को लागू कर सके या कानून बना सके। और ना ही ऐसी कोई एक निष्पक्ष सत्ता थी जो इस सभी चीज़ों के लिए इन समाज में जो भी चीज़ें हैं वो ईमानदारी से चल सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिक्योरिटी का और शांति का भाव था। अगर कोई अन्याय कर देता है, मान लीजिए समाज में कोई 100 में से 2 व्यक्ति अगर अन्यायी हैं या बेईमान हैं, तो उनको सज़ा किस तरीके से जाएगी। तो इस तरीके की व्यवस्था के लिए हमें एक राज्य की ज़रूरत थी। ठीक है, तो सामाजिक समझौता हुआ और सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति की गई। तो अब हम इसमें जानते कि राज्य की उत्पत्ति क्यों की गई। राज्य की उत्पत्ति इसीलिए की गई क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो मनुष्य के जो
जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है, यानी कि इस वक्त तक स्टेट अस्तित्व में नहीं आया था, तो 3 अधिकार प्राप्त थे मनुष्य को, ठीक है। उसको जीवन का अधिकार था प्राप्त, उसको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, ठीक है, वो स्वतंत्र था, और संपत्ति का अधिकार था। ये व्यक्ति को जन्म से ही मिले थे। यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो इसको वो अधिकार मिल गए हैं, उसमें किसी भी कानून या किसी भी राज्य की सत्ता द्वारा या किसी के द्वारा भी ये छीने नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब ये राइट थे। अब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से कुछ लोग बेईमान या भ्रष्ट तरीके से कार्य करते हैं, समाज में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के इन अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। तो इसी के लिए स्टेट को बनाया गया था लॉक के अनुसार। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार है, ठीक है। जितने भी लोग ने सभी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो सभी प्राकृतिक अधिकारों से कहीं ना कहीं आकर जुड़ जाती हैं, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही समझौते द्वारा राजनीतिक समुदाय का निर्माण होता है। देखिए, यही बात मैंने आपको पहले समझा दी है कि जो प्राकृतिक जो हमारे अधिकार हैं व्यक्तियों के, उनकी सुरक्षा के लिए ही समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा राजनीतिक समुदाय यानी कि स्टेट का निर्माण किया जाता है। और शासन का प्रमुख कार्य क्या है? जो स्टेट आता है जो अस्तित्व में समझौता होने के बाद, उसका प्रमुख कार्य यही है कि वह लोगों के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लोक के प्राय सभी सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक समझौते का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, शासन का सिद्धांत, विद्रोह का सिद्धांत और आदि किसी न किसी रूप में उसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्योंकि जो भी जितना भी लोग का चिंतन है, जितना भी लोग के विचार हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो वह बताते हैं सबसे पहले कि मनुष्य का, इसी चीज़ के लिए वो पूरा का पूरा अपना सिद्धांत करते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं, देखिए, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल अच्छा था, ठीक है, स्वभाव से अच्छा था, लेकिन वहाँ कोई संस्था या फिर कोई सत्ता नहीं थी या नियम कानून नहीं थे जो कि उन्हें लागू करा सके। तो इसके लिए स्टेट बनाया गया, समझौता किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिससे कि सिविल सोसाइटी बनी। उसके बाद स्टेट जो है उसका वो अस्तित्व में आया, और ये सभी सिद्धांत जो बनाए उन्होंने, ये सभी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए, क्योंकि राज्य का जो जन्म हुआ है वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। और देखिए, विद्रोह का जो सिद्धांत है जॉन लॉक का, विद्रोह में वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी राज्य, यानी कि जो सामाजिक समझौते से उत्पन्न होने के बाद जो भी राज्य अस्तित्व में आता है, यदि वह लोगों के इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसको विद्रोह द्वारा हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। वो ये राइट देते हैं लोगों को कि वो विद्रोह करके उस राज्य को हटाकर दोबारा समझौता करके एक नया राज्य स्थापित कर सकते हैं, यानी कि एक नई सरकार दोबारा बनाई जा सकती है, ठीक है। हम सरकार नहीं बात करेंगे, हम यहाँ राज्य से ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जॉन लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के पास प्राकृतिक, कभी ना छोड़े जाने वाले मूलभूत यानी कि नेचुरल, इनएलिनिएबल, फंडामेंटल अधिकार होते हैं जिन्हें कोई छू नहीं सकता, चाहे वह राज्य हो या कोई समाज हो या कोई अन्य व्यक्ति। यह प्राकृतिक अधिकार हर सामाजिक, प्राकृतिक, कानूनी एवं राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य होंगे। तो देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये हर सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, चाहे सामाजिक व्यवस्था किसी भी तरीके की है, और प्राकृतिक अवस्था जिसके बारे में तो वो बात ही कर रहे हैं, और दूसरी कानूनी व्यवस्था जहाँ कानून का शासन होता है, ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था जहाँ एक राज्य अस्तित्व में रहता है। तो इन सभी जगहों में जो व्यक्तियों के ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं ये सर्वमान्य रहेंगे, ठीक है, इनको कोई नहीं छू सकता। तो ये कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक बार
प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। तो देखिए, जो जॉन लॉक का कहना है वो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। उसे यह अधिकार किसी भी कानून, किसी भी राज्य, किसी भी सत्ता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हालांकि किसी भी शासन, सत्ता या कानून का ये राइट बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो इस अधिकार की रक्षा करे, जीवन का जो अधिकार है। ठीक है। जैसे कि आज के हम मॉडर्न डे में भी देख सकते हैं इसको, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है या फिर करने की कोशिश करता है तो उसे कितना कड़ा दंड दिया जाता है। ठीक है। कितनी कड़ी सज़ा दी जाती है, उसमें कितने ज़्यादा प्रावधान, कितनी ज़्यादा सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो जीवन के अधिकार की रक्षा करता भी है। ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है लॉक के अनुसार। और तीसरा जो है संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार वो क्यों देते हैं? देखिए, संपत्ति के अधिकार देने का मतलब उनका ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपना श्रम बेचकर, ठीक है, मतलब श्रम लगाकर कहीं संपत्ति अर्जित करता है तो वह संपत्ति उसकी हो जाती है। ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई एक ज़मीन पर आप गए और आपने वहाँ बंजर ज़मीन को उसको सही से उपजाऊ बनाया, उसकी खेती की, सब कुछ किया, मेहनत की, उस पर फसल उगाई। तो आपने उस पर क्या किया? आपने उस पर श्रम लगाया अपना। ठीक है। आपने अपना श्रम लगाकर जो संपत्ति अर्जित की है वह आपकी संपत्ति है और ये आपकी संपत्ति का अधिकार, ये आपका संपत्ति का अधिकार है। आपको अधिकार देता है कि जो संपत्ति है यह आपकी हो गई है। ठीक है। तो ये प्राकृतिक अधिकार थे जॉन लॉक के। मैंने आपको शुरू से बताने की कोशिश की है, मैंने डायरेक्ट आपको प्राकृतिक अधिकारों के बारे में नहीं बताया है। मैं आपको शुरू से लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो देखिए, एक बार हम समरी देखते हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो जॉन लॉक थे, ठीक है, जॉन लॉक का क्या मकसद था ये अपने विचार करने का? उनका मकसद ये था कि उनको जो नेचुरल राइट्स हैं, लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं उनको डिफेंड करना था। ठीक है। तो अब जॉन लॉक ने जो अपना सिद्धांत बनाया वो किस तरीके से बनाया? जो एक प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है, एक प्राकृतिक अवस्था थी जिसके अंदर लोग सब आराम से रहते थे और मनुष्य का जो स्वभाव था वो बिल्कुल अच्छा था। ठीक है। लेकिन वहाँ कोई सत्ता नहीं थी जो कि इन नियमों को या कानूनों को और प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार भी प्राप्त थे व्यक्ति को। ठीक है। लेकिन इन अधिकारों का जो डिफेंड करने के लिए कोई भी उनके पास ना तो इंस्टीट्यूशन था, ना ही कोई लॉ था और ना ही कोई सत्ता या शासन वगैरह थी। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया? एक सामाजिक समझौता किया और एक स्टेट को बनाया। ठीक है। एक स्टेट अस्तित्व में आया। अब इस स्टेट का लॉक के अनुसार क्या कार्य था? इस स्टेट का कार्य था डिफेंड करना, किसके? राइट्स को डिफेंड करना। ठीक है। इसका स्टेट का कार्य था राइट्स को डिफेंड करना। और यदि ये स्टेट डिफेंड नहीं कर पाता है लोगों के राइट्स को, तो लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। किसके द्वारा? रेवोल्यूशन के द्वारा, विद्रोह करके इसको हटा के दूसरा स्टेट अस्तित्व में लाया जा सकता है। तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया। और ये सभी कहीं ना कहीं सिद्धांत जितने भी दिए उन्होंने किस चीज़ के लिए दिए? वो दिए नेचुरल राइट्स के लिए। ठीक है। लोगों के राइट्स को बचाने के लिए। अब उन्होंने जो राइट्स बताए वो मैंने आपको बता दी हैं। प्राकृतिक अधिकार में जो है स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जीवन का अधिकार शामिल है, प्रॉपर्टी का अधिकार शामिल है, संपत्ति का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि ये अधिकार होते क्या हैं, प्राकृतिक अधिकार में क्या आता है और स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने क्यों दिया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार, इन तीनों अधिकारों के बारे में अगर उन्होंने दिया है तो उनके पीछे क्या तर्क है। ठीक है। और इसके बाद हम उसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि इनकी आलोचना क्या है। ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों की क्या आलोचना हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मेरे को वीडियो बनाने का जो है अभी अनुभव कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आए या पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।